नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं केबडी इंडिया न्यूज 24। इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर फिर एक बार राजनीति गर्म हो गई है और बिहार इस वक्त बहुत ध्यान से नीतीश कुमार की बैठक पर नजर लगाए हुए है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक नीतीश कुमार का क्या आज हो जाएगा फैसला एनडीए का। सम्राट चौधरी इस चीज को लेकर के बहुत से परेशान हैं और सम्राट चौधरी के हाथ में सत्ता आते आते कहीं फिसल तो नहीं जाएगी, इस बात का खौफ जरूर सम्राट चौधरी के अंदर समाया हुआ होगा। वह भी ऐसे वक्त में जब 68 विधायकों ने जेडीयू के सम्राट चौधरी का विरोध कर दिया था। लाजमी है कि ऐसे में आशंकाएं अंदर समा जाना। लेकिन क्या इस बैठक के अंदर जो निर्णय होने वाला है जेडीयू की यह जो बैठक नीतीश ने बुलाई है, क्या इसमें फैसला आज सीएम का हो जाएगा कि सीएम कौन बनेगा? इसी पर नजर सबकी बनी हुई है, क्योंकि इस बैठक को लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए के लिए बैठक भारी पड़ जाए या नीतीश कुमार का यह बैठक एनडीए को भारी पड़ जाए, ऐसा ना कहीं हो। इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि बीती रात जो खबरें आ रही थी या अब जो है, इस वक्त नीतीश कुमार 9 तारीख को शपथ लेंगे, यह तो निश्चित हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार निशांत कुमार को लेकर के इस वक्त बहुत गंभीर चल रहे हैं और जेडीयू को लेकर दो चीजें उन्हें है कि उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ चुके हैं, तो नीतीश कुमार की राजनीति अलग दिशा थी और एक अलग उस वक्त की राजनीति थी। अब इस वक्त की राजनीति जो मोदी काल में आया है, मोदी जो राजनीति कर रहे हैं, इससे कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हो और चाहे वह विपक्ष की पार्टी हो, कोई भी पार्टी सुरक्षित नहीं है और कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है। वैसे पैसे से टूट जाए तो बेहतर है, पैसे से न टूटे तो ईडी सीबीआई से टूट जाए तो बेहतर है, उससे भी न टूटे तो उसे बदनाम करके तोड़े, लेकिन टूटना निश्चित है। इसलिए नीतीश कुमार जो ऐसे व्यक्ति को नहीं समर्थन देना चाहते या नहीं बनाना चाहते सीएम, जो जेडीयू पार्टी के लिए अस्तित्व का खतरा बन जाए, और दूसरा स्पीकर जो जेडीयू अपने पास रखना चाहती है, नीतीश कुमार यह आशंका अपने नंबर 3 शर्त पर, 3 नंबर के शर्त पर यह आशंकाएं जता रहे हैं कि जब गठबंधन की सरकार हो, ऐसे में स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए। यानी कि नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वैसा बिल्कुल नहीं कर सकती। नीतीश कुमार के मन मुताबिक सीएम भी नहीं बनाएगी और नीतीश कुमार को स्पीकर भी नहीं देगी। इसका मतलब जेडीयू टूटने वाला है। अब ऐसे में इस बैठक में यह फैसला होगा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों में इस वक्त जो गूंज रहा है वह यह कि नीतीश नायडू को जो इंडिया गठबंधन का ऑफर मिला है और नीतीश कुमार जो इस तरफ रुझान अपना करते हुए नजर आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी एआईएम के 5 विधायकों पर जेडीयू की नजर, और जिस तरह वह मिले थे, असदुद्दीन ओवैसी बीती रात पटना पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी अपने 5 विधायकों को समेट पाएंगे या वो जेडीयू में जाकर के शामिल हो जाएंगे? उनके शामिल होते ही नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे और नीतीश कुमार का पूरा फोकस इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने पर है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सारा खेल खराब कर देंगे नीतीश। ऐसे में 126 से 130 विधायकों की सूची तैयार होने की भी खबर निकल रही है, चर्चाएं हो रही हैं। यह देखना होगा कि इस बैठक में क्या होता है। अब आते हैं कुछ अहम मुद्दे पर जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त ईरान इजराइल के युद्ध का असर अब भारत पर पड़ चुका है
और इस चुनाव के मद्देनजर 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी, इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो हालात देश में होने वाले हैं वो बस से बदतर वाली स्थिति है, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त फिर भी धीरे धीरे हर चीज के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और जब 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान पश्चिम बंगाल का खत्म होगा, उसके बाद सरकार अपने असली रंग में आएगी दाम के रेट बढ़ाने का। ऐसा नहीं है कि भारत में ही बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में रेट बढ़ रही है, सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ रहा है। लेकिन भारत में इस युद्ध का मार बड़ी भारी पड़ने वाली है। हमारा देश युद्ध में न होने के बावजूद भी हमारे देश पर उसकी मार पड़ेगी, क्योंकि चाइना हो, रशिया हो, बांग्लादेश हो, चाहे वह श्रीलंका हो, इस पर मार नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने व्यवस्थाएं की थी। लेकिन हमारे देश ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। हमारे देश की सरकार और हमारे देश का प्रधानमंत्री इस देश के दौलत को बेच रहा था और झूठा आश्वासन लोगों को दे रहा था कि डंका बज रहा है, चिंता न कीजिए, वक्त आएगा तो आपसे थाली बजवा देंगे। और वह थाली फिर एक बार बजाने का वक्त अनुभक्तों के लिए आ चुका है। ऐसे में ईरान इजराइल के युद्ध में ट्रंप का बड़बोलापन बहुत बड़ा संकट ला करके खड़ा कर सकता है। हॉर्मुज जलदमरू मध्य समुद्र का एरिया जो ईरान ने रोक करके रखा हुआ है, कुछ सीटें आ रही हैं हर देश के लिए, कुछ सीटें आ रही हैं, टोल गेट असुरा जाएगा। और दूसरी चीज, अगर ट्रंप ने कोई गलती कर दी, जैसा अनाप शनाप बयानबाजियां, मूर्खता वाली बयानबाजी कर रहा है ट्रंप, उसने कोई मूर्खता कर दी तो यह विश्व फिर एक बार थर्ड वर्ल्ड वॉर देखने जा रहा है बहुत जल्द। 48 घंटे का वक्त समाप्त होने वाला है। कल 6 बजे भारत के समय अनुसार समय समाप्त हो जाएगा और ट्रंप ने कहा है कि विनाश होगा। विनाश की बात ट्रंप ने की है और ट्रंप ने कहा है कि ब्रिज हुए या इलेक्ट्रिसिटी हुई, सबको ध्वस्त करके आवागमन रोक दूंगा और बिजली काट कर अंधेरा कर दूंगा। ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है, तबाह हो सकता है, ईरान के आक्रोश का शिकार बन सकता है। ईरान ने भी धमकी स्वीकार की और कहा कि गीदड़ भक्की मत दो, मैदान में सीधा आओ, भागो मत। और जब ट्रंप धमकी देता है, ईरान मिडिल ईस्ट को भारी नुकसान पहुंचाता है। कतर हो, चाहे दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो, सऊदी हो, चाहे बाकी के देश हो मिडिल ईस्ट के, जो तबाही ट्रंप के अनाप शनाप बयानों की वजह से बच रही है। जो भी अमेरिकी कंपनियां इस मिडिल ईस्ट के हैं, सबको ध्वस्त कर रहा है। जहां भी अमेरिका के पैसे इन्वेस्टमेंट है, भारत अभी तक सुरक्षित है। ईरान ने भारत को अभी तक बख्शा है। लेकिन जो चीजें सुनी जा रही है, अगर वह बातें सच है तो ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी कूदने वाले हैं युद्ध में, और कूद गए अगर तो तबाही मचने ही वाली है। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में हमें खुद अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि झूठी सरकार है। इस सरकार पर भरोसा करना यानी कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इस सरकार की एक एक बातें झूठी है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति कला प्रभाकर को ही सरकार पर भरोसा नहीं है, वह स्वयं कहते कि यह सरकार झूठी है, तो फिर बात दिमाग में सोचने के लिए मजबूर करता है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि ईरान के सामने चुनौती भारत नहीं, भारत के सामने चुनौती ईरान नहीं, ईरान के सामने चुनौती भारत नहीं, ट्रंप ने विश्व को चुनौती बना दिया। शेयर मार्केट को गिराने और चढ़ाने के लिए ट्रंप ने अनाप शनाप बयान कई बार दिए, जिसका असर शेयर मार्केट पर देखा गया। लेकिन अब मार्केट पर ट्रंप के बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ईरान तो रुक ही नहीं रहा। ट्रंप कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं,
लेकिन ईरान कहता है कि कोई बातचीत नहीं हो रहा है और बात नहीं होगा, आक्रमण होगा। इजराइल को जिस तरह से ध्वस्त कर रहा है और अमेरिका के विमानों को जिस तरह से ध्वस्त कर रहा है ईरान, अमेरिका कंगाल हो गया। अमेरिका 300 सैनिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, ट्रंप से साफ इनकार कर दिया, ईरान की धरती पे हम नहीं करने जाएंगे। इजराइल के लिए युद्ध हो रहा है, एप्स्टीन गिरोहों का युद्ध यह है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और ईरान इस बात को खुलकर कह रहा है, एप्स्टीन गिरोह का। नरेंद्र मोदी इसी मझधार में फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी उसी शिकंजे में है जिसमें ट्रंप है और नेतन्याहू। चुनाव नवंबर महीने में अमेरिका में भी है और चुनाव इजराइल में भी है। इजराइल और अमेरिका से दोस्ती रखने वाले हमारे देश के महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकटों से घिर गए हैं इन 5 राज्यों के चुनाव। चुनाव आयोग को पूरी तरह से 100% अपने कब्जे में करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का डंडा झंडा तैयार कर रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, तभी भी डर लग रहा है, तभी भी डर। कैसी विडंबना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब सहयोगी दलों की आंखें भी खुल रही हैं और सहयोगी दल दूर होते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं। लेकिन खबर यह नहीं कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार किसकी गिरेगी। सवाल यह भी नहीं कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार किसकी गिरेगी। खबर और सवाल यह कि इस देश को, लोगों को जो आफत मोल लेनी पड़ रही है इस सरकार की वजह से, महंगाई और बेरोजगारी। ईरान इजराइल के युद्ध में कौन सा देश तबाह हो रहा है? सवाल वह नहीं है कि अब इस मार को कैसे झेलेगी। और माय फ्रेंड ट्रंप में हजारों लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया इस व्यक्ति, तभी भी बैठे हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की दुखती नस, उस नरेंद्र मोदी का असली चेहरा आप कह सकते हैं नेतन्याहू और ट्रंप के हाथ में। जिस दिन असली चेहरा का तस्वीर आ गया, वह चेहरा बहुत काली है नरेंद्र मोदी। इसीलिए पीएम कंप्रोमाइज है हमारे देश का। अब 50% कंपनियां बंद हो गई। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनियां जब बंद हो रही है, लघु उद्योग, एमएसएमई बंद हो रहे हैं। प्रवासी मजदूर जो गए हुए थे काम करने के लिए, वह मजदूर जब पलायन कर रहे हैं, शहर से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। गांव में पहले मनरेगा के तहत कुछ काम मिल जाता था, मनरेगा बंद हो गया, जी राम जी आ गया। अब मनरेगा में और जी राम जी में डिफरेंस है। मनरेगा केंद्र सरकार की 90% पेमेंट दिया जाता था, 100% गारंटी था कि रोजगार मिलेगा, नहीं मिला तो भत्ता मिलेगा। तो केंद्र सरकार को 90% देता था, तो गांव में चक्रोट हुआ, शहर, सड़क हुआ, नाली हुआ, नहर हुआ, यह सब चीजें बनती थी। अब वह हट गया। राज्य सरकार को उसमें 10% देना पड़ता था, 90% केंद्र सरकार देती थी। अब जब वह हट गया, 10% की जगह जब 40% राज्य सरकारों को देनी पड़ेगी और 60% मात्र केंद्र सरकार देगा, और केंद्र सरकार का खजाना खाली है, और तय भी केंद्र करेगा कि काम कराना है कि नहीं कराना है तो क्या कराना है, कितने लोगों को रखना है। तो तब तो अब गांव में वह भी काम में नहीं मिलेगा जो मिल रहा था, क्योंकि वह कानून था मनरेगा, और यह योजना है, यह कानून नहीं है। रहा तो देंगे, नहीं रहा तो नहीं देंगे वाली सवाल है। तो ऐसे में वह जो लाखों करोड़ों लोग अब शहर से जो भागेंगे, जो कंपनियां बंद हो रही है, रेस्टोरेंट बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए, वह कहां जाएंगे, क्या खाएंगे? 200 रुपया जो
96 रुपीज फ्यूल हवाई जहाज के अंदर भरा जा रहा था लीटर, वह 210 रुपया लीटर हो गया। यानी कि हवाई यात्रा जो 5,000 रुपये था वह 12,000 रुपया हो गया। तो बस का भी तो बढ़ेगा, ट्रेन का भी बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल का भी तो बढ़ेगा। 11 रुपया पेट्रोल का रेट प्रीमियर का बढ़ा है, 1.5 रुपया डीजल का बढ़ा है। चुनाव के मद्देनजर यह बढ़ा। जब $58 प्रति बैरल कच्चा तेल आ रहा था तो हम 98, 99, 95 दे रहे थे पेट्रोल का दाम, आम जनता दे रही थी। तो $58 बैरल से अब $120 बैरल हो गया। तो फिर हम कितना जाएंगे? और सब कुछ मिलाकर $156 बैरल पड़ रहा है और इंश्योरेंस भी बढ़ रहा है। यानी कि वह अब $170, $180 प्रति बैरल के हिसाब से जाएगा, यानी कि 2.5 गुना बढ़ गया। तो रेट कितना बढ़ेगा पेट्रोल डीजल का? आप सोचिए कि आपकी कास्ट 2.5 गुना बढ़ गई तो आप बेचिएगा कितने में? तो जब 40 रुपया मिल रहा था तभी भी देश की जनता 96 रुपया पेट्रोल खरीद रही थी। जब 58 था तो भी खरीद रही थी। जो गैप हो रहा था सब सरकार खा रही थी। अब रेट बढ़ गया तो आपसे वसूलेगी। यानी कि सरकार ने तो अपना पूरा हिसाब बैठा लिया। तो यह महंगाई सिर्फ रोक के रखा गया है पेट्रोल डीजल या बाकी के थोड़े थोड़े जो सामान गए, वह इस चुनाव के मद्देनजर। आखिरी मतदान के दिन जब 29 अप्रैल को आखिरी मतदान होगा तो फिर तबाही मचेगी इस देश के अंदर, हाहाकार जो झेल पाना बहुत मुश्किल होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।